नमस्कार। गोवा बागा बीच ये कोरा कागज़ का एक यात्रा संस्मरण बीचों में बीच बागा बीच नाम से लिखित है। इस पर आप सुनेंगे गोवा, जहां पर्यटक विश्व भर से जाते हैं। अब देसी और विदेशी इस गोवा में पर्यटक के रूप में उमड़ पड़ रहे हैं। यह कोरोना से ठीक पहले मेरी यात्रा का संस्मरण है। आप सुनिए। दुनिया देखने वालों में इब्न बतूता, वास्को डिगामा और राहुल सांकृत्यायन का नाम सम्मान से लिया जाता है। राहुल सांकृत्यायन दुनिया घूमने के बाद ही घुमक्कड़ शास्त्र लिख पाते हैं। घूमने वाले परंपरागत तौर पर दो तरह के व्यक्ति होते हैं जो अपने घर से दूर अनजानी जगह पर यात्रा किया करते हैं। भारत में ऐसे बहुतेरे हैं जो सदियों से तीर्थ यात्रा करते रहे हैं। दूसरे वे हैं जो अपने अनुभव में वृद्धि या मौज के लिए घूमते हैं। लगभग तीसरे स्तर पर आने वाले पर्यटक कहलाते हैं। भारत में ऐसे पर्यटन क्षेत्र दर्जनों हैं। इनमें सर्वोपरि है गोवा। गोवा गोवा आज इसी देश का हिस्सा है। कभी पुर्तगीज़ के कब्जे में रहा और देश की आज़ादी के बाद भी पुर्तगीज़ यानी ईसाई संस्कृति का असर देखा जा सकता है। गोवा मेरे लिए कभी भी इतना आकर्षण का केंद्र नहीं रहा। यूँ कहें कि मैं न इब्न बतूता हूँ, न ही राहुल जैसा घुमक्कड़ शास्त्र लिख डालूं। लेकिन जब बूंदी जैसे मझौले शहर में 24 साल रहते हुए कोई शख्स घर आकर बात ही बात में कह बैठे, गोवा फ्लैट लेना है क्या, गोवा में फ्लैट लेना है क्या, ये संवाद सामान्य नहीं कहा जा सकता। ये प्रस्ताव एक अजीब सा था। प्रातः घूमने जैसा ऑफर भी नहीं है। नंद जी पुराने परिचित रहे हैं। वे कई बार कई तरह की योजना बताते रहे। एक दिन यकाएक बोले, क्यों न गोवा में एक फ्लैट हो, चलो चलें फ्लैट देखने गोवा। मैं सुनकर कुछ देर उन्हें देखता रहा। इस व्यक्ति ने बड़े ही सहजता से कह दिया जैसे सब्जी मंडी सब्जी लेने जाना हो। ऐसा गंभीर कथन फौरी की तरह पहली बार सुना होगा और मैं भी देर सवेर उसी मूड में आ जाता हूँ। लेकिन ये कितना महंगा सौदा रहा जिसकी कीमत 6 सप्ताह तक चुकानी पड़ती है। ये अलग गाथा है। गोवा गोवा का नाम सुनते ही एक आकार मन में किसी कोने में उभरने लग जाता है। झिलमिल सपनों जैसा कुछ अनूठा, अलग संस्कृति, अलग सोच, अलग ही आबोहवा का शहर, जहाँ एक बार हर उस इंसान को जाना ही चाहिए जो थोड़ी भी समझ रखता है दुनिया की। 12 वर्ष पूर्व एक सहपाठी मित्र डॉक्टर उमेश कुमार अक्सर बुलाया करते थे, आओ कुछ दिन गोवा, और मैं ये कहकर जाने को टाल दिया करता था कि ज़रूर आऊँगा, पर अभी तो संभव नहीं। वर्षों बाद शहर के मित्र का फ्लैट का प्रस्ताव लेकर आना, वह भी घूमने का नहीं, फ्लैट लेने का। और वाकई में गोवा आकर ऐसा लगा जैसे दुनिया के सारे बिल्डर गोवा में फ्लैट बनाने में जुटे हैं और खरीदार भी जैसे पूरे भारत से, पूरी दुनिया से वहाँ पहुँच रहे हैं। गोवा को दुनिया में एक विशेष प्रांत, विशेष शहर बनाने वाली खास बातें हैं। ईसाई संस्कृति, हरियाली और बीच, एक अलग ही दुनिया में कुछ दिन जाकर ठहरने की अनुभूति करवाने में गोवा का सानी नहीं है। इसकी फिजाओं में ही एक तरह की गंध तारी रहती है, जहाँ पहला कदम रखते ही पर्यटक एक तरह के नशे में झूमने लगता है। वह जब तक यहाँ रहता है नशे में झूमता हुआ जीता है। यहाँ आने वाला हर शख्स आते ही सबसे पहले वह किसी न किसी बीच पर होना चाहता है। यही हमारे साथ भी घटित होता है। जब टिकट मड़गांव तक का होते हुए यानी
रेल का टिकट मडगांव तक का होते हुए भी हम थिवम स्टेशन पर ही उतर जाते हैं। कुछ देर के बाद देखा तो नंद जी हमारे पास नहीं दिखाई दिए। स्टेशन पर देखा तो वहाँ भी नजर नहीं आए। मैं उतरते ही इडली वड़ा लेने एक घुमटी पर पहुंच जाता हूँ। एक थैली में खाद्य लेकर मिसेज नंद को देते हुए कहा, लीजिए, नंद जी को आने दीजिए, फिर खाते हैं। मैंने पूरे स्टेशन पर नजर मारी, कहीं भी दिखाई नहीं दिए नंद जी। पूरा स्टेशन छान मारा, कहीं नहीं मिले। तब स्टेशन के बाहर निकला तो सामने पहाड़ी पर कुछ खजूर सीना ताने नजर आए। ढलान से उतरते में देखा नंद जी लकड़ी की घुमटी से पीठ टिकाए मेरी ओर खोए खोए से देख रहे हैं। वह ऐसे देख रहे हैं जैसे उन पर जैसे नशा चढ़ गया हो। सर, मैंने टैक्सी बुक कर ली है, हमारा नंबर 75वां है। ये टैक्सी का नंबर है जिस पे सवारी करके हम गंतव्य तक जाएंगे, और अभी 30 नंबर चल रहा है, यानी 30वें नंबर की टैक्सी में सवार होकर के पर्यटक गुजर रहे हैं। हम कुछ देर इंतजार करते हैं। टैक्सी एक के बाद दूसरी आती, सवारी चढ़ाती और चल पड़ती। कोई 25 मिनट के बाद एक युवा ने आकर कहा, चलिए सर, आ गई है आपकी गाड़ी। हमारे बैठते ही बोला, सर कहाँ चलना है? नंद जी उसे बताने लगे। मैं सड़क के घुमाव मोड़ और ताल तलैयों के किनारे पर झूम रहे खजूरों को देखकर विभोर होने लगता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं खजूर पहली बार देख रहा हूँ, ये अलग ही धस और रंगत लिए दिखाई पड़ रहे हैं। कहीं 10-20 तो कहीं झुंड में सघन वन की तरह, नशे में लहराते हुए मदमस्त हाथी की तरह सड़क किनारे खड़े खजूरों के अलावा कोई 2-3 नदी और पुल आते हैं। पूरे रास्ते कहीं पानी से भरे तालाब तो कहीं लहराते खजूर दिखाई पड़ते हैं। नंद जी बाहर के बजाय मोबाइल में कुछ न कुछ देखते रहते हैं। बड़ी खोजबीन के बाद बोल पड़े, यह कालिंगुट बीच है ना, बस वहीं ले चलो। वैन को तेजी से चलाते हुए बाजार बस्ती पार करते हुए एक भीड़ भरे चौराहे को पार करके ड्राइवर बोल पड़ा, ये रहा सर आपका ठिकाना, कालिंगुट बीच का किनारा। अब आप यहाँ किसी भी होटल में ठहर सकते हैं। यहाँ आप अपने मन मर्जी के होटल ले सकते हैं। वो झटके में सारा सामान उतार देता है। मैं सड़क पर उतर जाता हूँ। सब उतर पड़ते हैं, पर नंद जी नहीं उतरे और अपने मोबाइल में देखते हुए बोले, ये जगह वह नहीं है, गलत जगह उतार रहे हो। इतना कहना था कि वो वापस गाड़ी स्टार्ट कर चल पड़ता है, सामान रखता है। बोला, सर आप जब तक ये न कह दें कि हमें यहाँ ठहरना है, मैं गलत जगह नहीं उतार सकता। आपकी शिकायत पर मेरा लाइसेंस कैंसिल हो सकता है। वैसे मैंने सही जगह उतारा था। लो, अब आप बीच पर ही आ गए हो, लेकिन यहाँ ठहरने की जगह नहीं मिलेगी। हम उतरे और चारों तरफ नज़र घुमाई तो आंखें दूर तक नील वर्ण में लहराते हमारी नज़र अदद नायक समंदर पर पड़ती है। नायक क्यों कर कहा मैंने, इस पर हम पूरा विस्तार से बताएंगे। मन कर रहा था कि जल्दी से पहुंच जाएं, पर हमारे पास जो सामान था पहले उसे ठिकाने लगाना जरूरी था। सो दोनों माँ बेटे को सामान के पास छोड़ते हुए आशियाने की तलाश में कदम आगे बढ़ाते हैं। एक होटल की दूसरी मंजिल पर, जहां से समंदर की तरफ देखता हुआ कमरा, दोनों तरफ देखती हुई पर्याप्त बालकनी। मुझे होटल का दृश्य बेहद अच्छा लगा। वहां से नायक लहरों के साथ सुबह सुबह देखा जा सकेगा। पर नंद जी फिर बोल पड़े, अच्छा है, पर पहले आसपास और होटल देख लेते हैं। हम दोनों एक पतले से रास्ते पर आगे बढ़ते हैं तो एक बंगाली दूसरा बिहारी मिलता है। इन्हें भी छोड़ते हुए बस्ती के अंदर घुसते चले जाते हैं। कहीं ताले लटके हैं तो कहीं एकदम खाली है। एक होटल नुमा घर में किसी तरह की आहट नहीं।
दूसरे माली पर चढ़े, देखा पर नहीं जचा, सुबह पर लौट आते हैं। वापस बंगाली से आकर मिले, उसने मकान के नीचे पिछवाड़े में एक बड़ा हॉल अटैच दिखाया। फिलहाल सामान रखकर चल पड़ते हैं कालिंगुट बीच। रोड के आसपास ढेर सारी स्कूटियां खड़ी नजर आती हैं। ये किराए पर दिन भर के लिए मिला करती है। अब हम आगे बढ़े तो खुला चौक, बड़े से खंभे पर लाइट लगी हुई है। एक रास्ता समंदर की तरफ तो दूसरा आमने सामने की बस्ती में जा रहा है, और चौथा है जो बीच की ओर हमारे जैसों का रेला चला जा रहा है। बड़ा सा हुजूम दिखाई पड़ता है लोगों का, पर्यटकों का। इस कदर लोगों का मेला सा है कि जैसे सारी दुनिया से लोग यहीं चले आ रहे हैं। चारों तरफ दुकानें, शोरूम और रेस्तरां है। अब हमारे कदम रेत पर पड़ते हैं, बालों में पैर गड़े जा रहे हैं। 2 कदम रखता हूं कि लंबी टाट पट्टी सी 3-4 पट्टियां रेत पर सांप की तरह पड़ी दिखाई पड़ी। हम उसी पर कुछ देर चलते हैं तो लगता है कि वह तो खत्म हो गया है, और रास्ता बदलकर बगल में जहां खजूर और फूस की टपरियां बनी हुई है वहां ले जा रहा है। सो हम अब टाट पट्टी छोड़कर सीधे रेत पर चलते हुए समंदर की ओर बढ़ते हुए समंदर के दर्शन करते हैं। पूरी आंखों से, खुली आंखों से। आंखों में एक अलग ही तरह की चमक आ जाती है समंदर को देखकर। सामने सूरज की रोशनी महाजल राशि पर पड़ रही है। समंदर में दूर तक नावें, मोटर बोट, लोग लुगाइयां समंदर के आगोश में अटखेलियां कर रहे हैं। लोग लुगाइयां नहीं, सॉरी, युवक युवतियां कुछ आती जाती लहरों को देख रहे हैं, तो कुछ लोग बच्चों के साथ बच्चे बन उछल कूद कर रहे हैं। ये लहरें ही हैं जिनका हुजूम समंदर के किनारे पर दूर दूर से लोगों को खींच खींच कर ला रहा है। समंदर की लहरें अंदर और बाहर, यहाँ तक कि शहर भर में महसूस की जा सकती है। आगे बढ़ते हुए समंदरीय जल का स्पर्श करते हैं, तन मन और शरीर का अंग अंग भीग जाता है। मन में आया पैरों से समुद्र को छूना तो उसका अपमान हुआ। सामने देखता हूँ लहराता हुआ, पछाड़ खाता हुआ, शेर सा दहाड़ मारता हुआ, हर पल गतिमान है समंदर। उसके अंदर और बाहर उससे ही जीवन है, वह सर्वव्याप्त है। यूं कहें कि हम थलचर का जलचर से मिलन सा है। कुछ पल के लिए सब कुछ भूलकर समंदर ही में भूला जा सकता है। पूरी शाम होने तक हम समंदर के किनारे नीले पानी और उसकी लहरों के चमत्कार को देखते हैं। जल की ताकत का अंदाजा लगाना सहज नहीं है। इसे आजमाया भी नहीं जा सकता, न ही इसे समझा या बयां ही किया जा सकता है। दूर दूर तक जल ही जल, इस कदर कि आंखें जहां तक जा सके और छोर ही नजर नहीं आता। आंखों की नजर कुछ किलोमीटर तक ही जा पाती है, और अंदाजा लगा लेते हैं कि इससे आगे भी सागर का ही साम्राज्य होगा। जल कहाँ नहीं है, सब तरफ, यहाँ तक कि बाहर समंदर भी और इधर अंदर शरीर में भी। इन आँखों में लाल लाल रुधिर के हर कतरे में पूरा शरीर इसी से सजा है, जल से। मैं क्या हूँ इसके बिना? लगता है मैं इसी का अंश हूँ। तब कौन किसको देख रहा है? मैं ऐसा दावा कैसे कर सकता हूँ? कौन अंदर और कौन बाहर है? वही है जो बाहर दिख रहा है, वह तो हर देखने वाले के अंदर समाया है। प्रकृति से हम कहाँ अलग हैं? 5 तत्वों का संयोजन मात्र है हम, ये शरीर, और दावा कर रहे हैं हम समंदर को देख रहे हैं। ये कहना मेरी भूल है, ना समझी है। हम तुच्छ इंसानों की, हम सब में जल है और हम उसी का अंश है। यहाँ आकर बराबर लगता है कि लोग यहाँ हर देश से दौड़े चले आ रहे हैं।
यह एक तरह का फैशन बन गया है, या सुविधाएं बढ़ जाने से ऐसा हो पा रहा है, या सैलानी मन घर से बाहर जाने के लिए मचलता है और सैलानी मन घर से बाहर जाने के लिए मचलता है और नई नई जगह तलाशता रहता है। मैं न सैलानी हूँ न पर्यटक हूँ, कुछ प्रकृति प्रेम ही है जो यहाँ तक खींच लाया, और यहाँ प्रकृति बड़ी मेहरबान है। कालिंगुट बीच पर हमारी पहली सुबह होती है। नींद कौओं की काँव काँव से जल्दी ही खुल जाती है। लगता है जैसे सारी दुनिया के कौवे यहीं आ गए हैं। नींद खुलने के बाद बिस्तर पर रहना मुश्किल हो जाता है मेरे लिए। मैं देखता हूँ नंद जी से कहा तो बोले आप घूम आओ। वो नींद में थे, वो नींद में ही रहना चाहते थे, और मैं नींद से बाहर आने के बाद बिस्तर पर रहना मेरी फितरत में नहीं रहा। इतना कहकर नींद के आगोश में नंद जी चले जाते हैं। मैं कमरे से बाहर आता हूँ। कुछ ठंड सी लगती है। लोगों की चहल पहल आरंभ हो चली है। कुछ दुकानें खुली हुई है, लगता है जैसे बंद ही नहीं हुई। इक्के दुक्के समंदर की तरफ जाते हुए दिखते हैं, जबकि अभी अंधेरा है। दूर से ही गर्जना कानों में पड़ती है समंदर की। सागर एक लय में गरज रहा है। उसके साथ साथ बागा बीच की तरफ आगे बढ़ता हूँ। बागा की तरफ से एक साथ कई कुत्ते भौंकते से लगते हैं। कुत्ते के भौंकने से और मैं अकेला कुछ देर सोच में डूब जाता हूँ। मैं यकायक वापस मुड़ जाता हूँ। तभी एक अंग्रेज को उधर से ही, जिधर से कुत्ते भौंक रहे होते हैं, आता देखकर मैं वापस हिम्मत कर उधर ही मुड़ जाता हूँ। सागर के किनारे किनारे आगे बढ़ने लगता हूँ। पानी की लहरें एक के बाद एक आ रही है, कुछ इतनी तेज कि किनारे को ऊंचे तक भिगो जाती है। एक गोरा हाल ही में गीली हुई रेत पर चलता हुआ निकल जाता है मेरे बगल से, मेरी तरफ बिना देखे। मैं उसे टकटकी लगाकर देखने लग जाता हूँ। मुझे लगता है इस तरह रेत पर चलना शरीर पर अलग ही असर छोड़ता होगा, सो मैं भी कुछ देर लहरों से गीली हुई रेत पर चलने लगता हूँ। थोड़ी ही देर में लहर आती है और पिंडलियों तक तर कर जाती है। समंदर पर टहलना ही नहीं, मात्र होना भर कितना सुकूनदायी हो सकता है, इसका अनुमान लगा पाना मेरे लिए संभव नहीं है। पर इतना पक्का है कि इतनी साफ सुथरी हवा अन्यत्र नहीं हो सकती, जबकि हमारी सारी दुनिया हर तरह के प्रदूषण की मार सहते हुए पगलाई जा रही है। साफ हवा का मिलना आज के दौर में असंभव हो चला है। ऐसे में समंदर के किनारे यह सुविधा है कि घूमते हुए एकदम साफ हवा में गहरी सांस लेते हुए घूमा जा सकता है। ऑक्सीजन, शुद्ध ऑक्सीजन यहाँ मिल सकती है। कुछ देर बाद 10-5 और लोग नजर आने लगते हैं। एक अंग्रेज जोड़ा कोई 70-80 के बीच का रहा होगा, तेजी से मेरी बगल से निकल जाता है। समंदर के किनारे दिन भर पर्यटकों की भरमार रहती है। दिन भर की भीड़ का सुबह मुश्किल से 1% भी नहीं हो सकता जो इस वक्त चहलकदमी कर रहा है समंदर के किनारे, लहरों को देखते हुए, रेत पर पैर रखते हुए। विशेष जागरूक लोग हवाखोरी करते हुए दुगना लाभ हासिल कर ले रहे हैं। गोवा पर्यटन के लिए जाना जाता है, सो दिन भर मेला लगा रहता है। उस मेले में से गिनती के लोग सुबह विशेष लाभ हासिल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। दिन में चमक दमक देखने, मजे लेने, लकड़ी के बने स्लीपरों पर पसर कर पीते हुए, वाइन पीते हुए, बियर पीते हुए दिन व्यतीत करते हैं। एक हाथ में मोबाइल, दूसरे में शराब का गिलास और शरीर पर नाम मात्र के कपड़े। इस रंग में गोरे तो गोरे, काले भी पीछे नहीं रहते हैं। ये सोचनीय बात है कि यहाँ काले भी आकर के गोरों की जैसे नकल करते हुए
कपड़ों को उतार फेंकते हैं और चड्डी बनियान भी उतार देते हैं। महज चड्डी में युवक युवतियाँ, विदेशी बालाएं दिखाई पड़ती है। समंदर के किनारे ही नहीं, पूरे प्रदेश पर पर्यटकों का अघोषित कब्जा है। गोवा वासियों की ये भगवान है, ये जो पर्यटक यहाँ आते हैं, क्योंकि सारा रोजी रोटी, धन अर्जन का साधन इन्हीं के द्वारा मिलता है। कहा जाता है दुकानदार का भगवान उसका ग्राहक हुआ करता है। इस अर्थ में गोवा की अर्थव्यवस्था पर्यटन पर ही जो टिकी है। जिधर भी देखो, जहाँ भी देखो, देशी विदेशी पर्यटक नजर आ जाते हैं। एक तरफ समंदर है, दूसरी तरफ पर्यटकों का हुजूम है। जैसे समुंदर लहरा रहा हो मनुष्य का, युवक युवतियों का, गलियों में, मुख्य रोड पर, दुकानों में, ढाबों में, होटलों में वही सब दिखाई दे रहे हैं। समंदर के आस पास बियर की बोतलें हाथ में लिए नजर आ जाते हैं। तो कुछ सुबह से ही इसी रूप में दिखाई पड़ते हैं। बियर की बोतल थामने में काले पर्यटक किसी भी सूरत में गोरों से पीछे नहीं है। कहीं पीकर पड़ा अगर मिला तो वह गोरा नहीं, काला ही था। ये बड़ा सवाल है कि गोरे पीते जरूर हैं, लेकिन संयम के साथ। काले पीते हैं और पी करके वहीं पड़ जाते हैं। ये फर्क है उन सभ्य लोगों का। ये काले जो कथित उनकी नकल करते हैं, नकल में अकल कहाँ लगा रहे हैं। सुबह का समंदर देखने में बहुत शांत सा लगता है, जैसे पर्यटकों की हजारों हजार आंखों से दिन भर घायल होता है और रात भर में तरोताजा होकर लोगों के मनोरंजन के लिए पुनः तैयार हो जाता है। मैं सुबह उसे बेहद शांत पाता हूँ। जब मैं सुबह वॉक कर रहा था समंदर के किनारे, तो मैं उसे कितना शांत पाता हूँ। मैं उसके किनारे पर इस तरह पहली बार ही तो चलता हूँ, जैसे बच्चा पहली बार पहला कदम उठाता है। घूमते घूमते ही लगता है वह जैसे मेरे साथ है, एक अच्छे दोस्त की तरह। कितना सुकूनदायी, शांत और मौज के पल है। सुबह का घूमना अक्सर अपने शहर में होता रहा है। वर्षों से सुबह घूमता रहा हूँ, पर ऐसा एहसास कभी नहीं हो सका जैसा यह समुद्र के किनारे हो रहा है, महसूस कर रहा हूँ। वहाँ थल पर हरियाली हो सकती है, पर महाजल प्रवाह और शुद्धतम हवा कहाँ हो सकती है। मैं घूमते हुए ही अपने आप से एक वादा करता हूँ कि हर वर्ष एक बार 10-15 दिन के लिए इस तरह घूमने के लिए समुद्र किनारे आना ही है। ऐसा घूमना महज घूमना भर नहीं है, ये कई तरह से लाभप्रद हो सकता है। जब भी लगे कि मन उचाट हो चला है, तन मन अशांत हुआ जा रहा है, दुनियादारी में हम बहुत कुछ फिजूल में करने लगते हैं, तब दोस्त समुद्र के किनारे आकर घूमना, रहना, ठहरना मन को सुकूनदायी लगेगा, राहतप्रद लगेगा। यह घायल हुए मन को मरम्मत कर राहत प्रदान कर सकता है, मानसिक थकान को उतार सकता है। ये मेरा विश्वास है कि ऐसी असीम ताकत इसमें है। इस राज को कुछ ही है जो समझ पाते हैं, वरना यह आने वाले हजारों हैं, पर सुबह तो चंद लोग ही हैं जो दिखाई पड़ रहे हैं। ये ही है वे लोग जो अपना स्वास्थ्य दुरुस्त कर ले रहे हैं। सूरज निकल आया है, अब मैं वापस लौटता हूँ तो क्या देखता हूँ, वापस लौटने से पहले मेरी निगाह एक मछुआरे पर पड़ती है। वह घुटने घुटने पानी में जल लिए आगे पीछे हो रहा है। मैं मछुआरे पर फिर अगले एपिसोड में बताऊंगा। ये था गोवा बीच, बागा बीच, गोवा। आप थल पर रहते हो, जमीन पर रहते हैं या पहाड़ पर रहते हैं, लेकिन समंदर का जीवन कुछ अलग ही होता है। यहाँ जीवन का, पर्यटकों की मनोस्थिति का और इस शहर की आबो हवा का 6 दिन में मैंने जो बिताया समय गोवा में, उसी के आधार पर ये संस्मरण 3-4 साल पहले लिखा था।
ठीक कोरोना से पहले आपको कैसा लगा। अगर आपको बेहतर लगा तो इसे लाइक करके, सब्सक्राइब करके और आगे बढ़ा करके, कि गोवा जो नहीं जा पाते, मैं भी कौन सा गोवा युवावस्था में पहुंचा हूँ। मैं जब 55 पार हो चुका तब गोवा पहुंच सका हूँ और अपनी अनुभूति व्यक्त कर रहा हूँ। और मैंने अपने आप से वादा किया कि हर साल ही आना चाहिए, और 5 साल हो चुके हैं। आज मैं गोवा को यूट्यूब पर चढ़ा रहा हूँ। दूसरा पार्ट आप जल्दी देखेंगे। तब तक आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। धन्यवाद, धन्यवाद।